जनरेटिव एआई और एआई के बारे में आपने बहुत अभी सुना होगा। पर ये क्या कोई मैजिक है? कैसे आप एक कुछ एआई मॉडल को कुछ देते हैं कमांड और वो आपके लिए एक आर्टिकल बना देता है, पोएम बना देता है, सॉन्ग बना देता है, वीडियो बना देता है? कैसे करता है? क्या कोई मैजिक है? क्या उसके अंदर कोई एक डेटाबेस है या केवल लॉजिक है, केवल मैथ्स है? चलिए इस एपिसोड में मैंने ये पूरा समझाया है, देखिए इसे कि कैसे जनरेटिव एआई काम करता है। समझते हैं कि जनरेटिव एआई कैसे काम करता है, कैसे ये ट्रेन किया गया। इसके लिए सबसे पहले उन्हें बहुत सारा डेटा, जितना भी वेब पेजेस, बुक का, कोड का कन्वर्सेशन किसी ने किया है, जितना भी डिजिटल डेटा था डॉक्यूमेंट के ऊपर, वो सब लिया गया। उसमें से जो डुप्लीकेट डेटा था या नियर डुप्लीकेट था, उन्हें हटाया गया। सिमिलरली कुछ किसी का पर्सनल डेटा रहा था, वो हटा दिया गया। एक बैलेंस मिक्सचर रखा गया ऑफ वेरियस डोमेन, लेट से बैंकिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का, ऑटोमोबाइल का, इस टाइप से रिटेल का, डिफरेंट लैंग्वेजेस का और स्टाइल का, जिससे कि एक जनरिक डेटा बन जाए। और ऑफ कोर्स एथिक्स एंड लाइसेंसिंग का, मतलब जहाँ कहीं भी सोर्स की परमिशन लेनी थी वो ली गई और कंसेंट लिया गया। इस तो ये सब करके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे डेटा का मॉडल, जैसे रॉ डेटा हुआ उसे टोकनाइज, और उसे हम समझेंगे ट्रांसफॉर्मर लेयर को भेजा जाता है, इम्बेंडी की जाती है, फिर और उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है और फिर ट्रेन मॉडल निकलता है। तो अब हम एक एक करके चीजों को समझते हैं। टोकनाइजेशन, टोकनाइजेशन ये हुआ कि मतलब आपने कोई एक वर्ड लिया, उसे तोड़ दिया, मतलब जिससे कि रीयूज कर जाए, किया जा सके। तो जैसे उसके दो मेथड होते हैं, बीपीई और यूनिग्राम। तो उन दोनों को ही हम समझते हैं। जैसे कि बीपीई जो होता है, बाइट पेयर इनकोडिंग, मतलब आपने एक बड़े से के टेक्स्ट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे कोई लोएस्ट करके वर्ड है, तो उसके दो टोकन निकाले गए, लो और ईएसटी, क्योंकि उस टाइप से आप उसे कहीं और भी, जैसे लोएस्ट की जगह लोअर भी होगा, तो अब लो जो है कॉमन हो गया, वो दोनों जगह यूज हो सकता है। या हाईएस्ट जो हो गया तो उसके साथ ईएसटी लग जाएगा। तो इस टाइप से बड़े बड़े वर्ड लिए गए, उन्हें स्मॉलर टोकन में यूज किया गया। दैट इज कॉल्ड बाइट पेयर इनकोडिंग। जो दूसरा मेथड होता है जैसे यूनिग्राम टोकनाइजेशन, इसमें क्या होता है, इसमें आप लार्ज वोकैब लेते हैं और फिर उन्हें एक तरह से देखते हैं कि कौन कौन से इसमें जो छोटे वर्ड्स आ रहे हैं, जो कि हम बहुत ज़्यादा उनकी प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो जो लीस्ट यूजफुल है उन्हें हटा दीजिए, जिससे बेस्ट सेगमेंटेशन बन जाए। तो अनबिलीवेबल जैसे अनबिलीवेबल, तो मतलब दोनों का ही अपना प्लस माइनस है। जहाँ बीपीएम में तो बॉटम अप है, फ्रीक्वेंसी बेस होता है, यूनिग्राम जो है टॉप डाउन प्रोबेबिलिटी बेस होता है। पर दोनों का मेन आइडिया ये है कि बड़े वर्ड्स को टोकन में हम थोड़ा कन्वर्ट कर दें। और फिर कैसे इनको ये समझता है हमारा एआई, एआई जो है उसे एक हाई डायमेंशनल वेक्टर में मैप करता है। जैसे अब आपने एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स के देखे होंगे, जिसमें कोई एक आप एक चीज रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक्स एंड वाई से। तो अब उसको और ज्यादा समझ लीजिए कि बहुत सारी उसकी डायमेंशन है, तो उन सबको पास में रखा जाएगा। जैसे किंग, क्वीन, मोनार्क, तो अभी मेरे समझ में आ रहे हैं कुछ मोनार्की की बात कर रहे हैं, तो उन्हें बाद साथ में रखा जाएगा। और ईच हर कोई जो वर्ड है उसकी बहुत सारी डायमेंशन हो सकती हैं, मतलब अप टू 12,000 डायमेंशन है। क्योंकि कोई एक वर्ड होगा, तो जैसे यहाँ पे हमने मोनार्की की बात की, उसका मेल फीमेल का हो गया, मतलब जेंडर का हो गया, प्लस इट्स लाइक ए पर्सन, इट्स ए ह्यूमन बीइंग, तो दैट इज आल्सो इज वन थिंग। प्लस किसी कंट्री का हेड है, वो भी उस चीज को लोकेट कर रहा है। तो ये सब डायमेंशंस होती हैं। तो ये क्या मॉडल क्या करता है कि जितने भी वर्ड हैं जो कि सिमिलर टाइप के हैं, उन्हें एक जगह पे रखता है। जैसे कहीं आप इस टाइप पे देखें, तो जैसे किंग और मतलब ये वुमेन, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जेंडर के हिसाब से भी कुछ चीजें हैं, रॉयल्टी के हिसाब से, फिर उनकी रिलेशन है। तो जो सिमिलर चीजें हैं उन्हें पास में रखी जाती हैं। ये एक और मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे पास्ता, स्कूल, स्मार्ट, पिज्जा। तो पास्ता और पिज्जा एक तरह के सेम चीजें हुई और शायद स्कूल में वो खाया जाएगा, इस काई से, तो उन्हें रखा जाता है। सिमिलरली ये जो वर्ड वेक्टर और ज्योमेट्रिक इंटेलिजेंस का हुआ कि किंग और मैन सेम होते हैं, वुमेन के साथ वो दूसरा ही रहेगा, क्वीन आएगा साथ में। तो इन चीजों को साथ में रखा जाता है। तो हम ये सोच सकते हैं कि जो वर्ड पास पास में है, मतलब उसमें सिमिलरिटी है, और जो डायरेक्शन वो बता रहा है कि आप उनके अंदर जो रिलेशनशिप है, जैसे मैन ही किंग होगा, वुमेन किंग नहीं होगी, तो इसी कारण वो जो डायरेक्शन है डायरेक्शनली करेक्ट है कि नहीं है।
तो इस टाइप से ये जो डिफरेंट वर्ड्स को पहले टोकन में किया गया और उसी हिसाब से उन्हें रखा गया, फिर उन्हें एम्बेड किया जाता है। तो मतलब ईच टोकन जो है वो वेक्टर एक तरह से बन जाता है हाई डायमेंशनल स्पेस में, जैसे एक्स एंड वाई होता है, फिर एक्स एंड वाई एंड जेड के साथ डेप्थ आ जाती है, उसी टाइप से समझ सकते हैं वेक्टर हो जाता है। तो डिस्टेंस जो है वो सिमिलरिटी रखाता है, डायरेक्शन है, रिलेशन बताता है, और ये एम्बेडिंग लर्न की जाती है जॉइंटली विद द मॉडल। तो मतलब आप एक तरह से आप जैसे जीपीएस कोऑर्डिनेट होता है, कहीं आपको किसी शहर का या किसी प्लेस का बताना का होता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे इसकी मेमोरी में ये चीजें कुछ ऐसे ही जो सिमिलर वर्ड, जो सेम वर्ड उस टाइप से रहे हैं, या सिमिलर वर्ड या सिनोनिम्स जिन्हें हम बोलते हैं वो आसपास ही रखे गए, और डिपेंडिंग ऑन उनके वेरियस डायमेंशन, उनका जेंडर या उनका टेंस, ये सब चीजें हैं वो डायरेक्शन हिसाब से साथ में रखी जाती हैं। तो अगेन ये सिमिलर एग्जांपल जैसे मैन एंड क्वीन का है, वुमेन एंड क्वीन, मैन एंड किंग का है, वुमेन एंड क्वीन का है, और उस हिसाब से ये वेरियस कोऑर्डिनेट्स भी आते जाते हैं, जिसमें लैंग्वेज, सिंटैक्स, कॉन्सेप्ट, सिमेंटिक्स सब बाद में आता है। फिर उसके बाद वो ट्रांसफार्मर लेयर में जाता है, जिसमें स्टैक लेयर होती है विद द सेल्फ अटेंशन एंड फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। तो ये सेल्फ अटेंशन जो क्या करती है, वो सेलेक्ट करती है रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट, और फीड फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म करता है रिप्रेजेंटेशन को, पोजिशनल इनकोडिंग करता है मॉडल को यूज करने को, ऑर्डर इन्फॉर्मेशन। तो सेल्फ अटेंशन हम बोल सकते हैं मॉडल को डायनेमिकली फोकस करता है रिलेवेंट पार्ट ऑफ द इनपुट, linking pronoun to the noun or connecting cause and effect in the sequence। और ट्रांसफार्मर का अटेंशन ब्लॉक एक इस टाइप से होता है, बस आपको एक आइडिया यहाँ पे लेने का है कि उसमें जैसे मल्टी हेड अटेंशन है, मतलब बहुत सारे लोग उसे देख रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं और पोजिशनल इनकोडिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग स्केल आप जीपीटी 3 और 4 की कर सकते हैं। जीपीटी 3 जो है वो कुछ 500 बिलियन टोकन्स पे, मतलब कुछ 45 टेराबाइट टेक्स्ट पे किया गया था। जीपीटी 4 का जो एस्टिमेट किया था 1 to 2 ट्रिलियन टोकन, मतलब 12,000 to 16,000 डायमेंशन, और ईच टोकन जो 4 कैरेक्टर का होता है। तो मॉडल प्रोडिक्ट द नेक्स्ट टोकन बिलियंस ऑफ टाइम। तो ये ट्रेनिंग इस टाइप से इनकी चलती रहती है जब तक उन्हें, मतलब जो बीच के फंक्शंस हैं उन्हें मॉडिफाई किया जाता है, उनका वेट ठीक किया जाता है, और जब तक एक स्टेबल चीज नहीं निकल कर आती है तब तक ये ट्रेनिंग चलती रहती है। तो जैसे ये टेक्स्ट द कैट सैट ऑन द मैट, इसको टोकन में किया गया द कैट सैट ऑन द मैट, फिर ट्रांसफार्मर लेयर में एम्बेडिंग की गई और आउटपुट प्रोडक्ट किया गया। तो कहीं द कैट सैट ऑन द इस टाइप से किया जाएगा, तो टोकनाइज ऐसे करके और फिर बाद में मैट उसका शायद एक आंसर निकलेगा, क्योंकि वो नेक्स्ट टोकन ही हमेशा प्रेजेंट कर रहा है। तो नेक्स्ट टोकन प्रोडिक्शन है, इसको मतलब मैक्सिमाइज लाइक्लीहुड ऑफ द नेक्स्ट टोकन गिवन प्रीवियस टोकन जो थे, उस हिसाब से आपको बताना है कि अगला टोकन क्या हो सकता है। सेल्फ सुपरवाइज में लेबल कम्स फ्रॉम द टेक्स्ट इक्वल, तो नो मैनुअल एनोटेशन नीडेड, और जनरलिटी इमर्जेस फ्रॉम द स्केल प्लस डाइवर्सिटी ऑफ द डेटा। बिलियंस ऑफ पैरामीटर क्यों हम बोल रहे थे, क्योंकि ईच ट्रांसफार्मर हैज वेट पैरामीटर दैट स्टोर्ड लर्न पैटर्न, लाइक 12,000 न्यूरॉन कनेक्टेड टू 12,000 into 144 मिलियन वेट्स। तो आप समझ सकते हैं कि, और उसमें कुछ 96 से 120 लेयर्स होती हैं जो कि मॉडल्स के अंदर होती हैं। तो जीपीटी 3 में जहां 175 बिलियन पैरामीटर थे, जीपीटी 4 में 1 to 2 ट्रिलियन होते हैं। तो मॉडल के मेमोरी का कोरिलेशन जो है वो टोकन, कॉन्टेक्स्ट, मीनिंग इन सब पे होकर आता है। तो ये सब मिलाकर जो है वेट और लेयर मिलाकर वो आपके इतने सारे पैरामीटर बनते हैं। इनको फिर ऑप्टिमाइज भी किया गया है, क्योंकि मतलब ऑफकोर्स बहुत सारी मेमोरी ले रहे थे, कि कई मेथड होते हैं जैसे एडेप्टिव मोमेंट एस्टिमेशन विद वेट डिके, या एडम नॉर्मल है और एडम डब्ल्यू ये है, और मिक्स प्रिसीजन होता है, स्केलिंग लॉज होते हैं। इसको भी हम क्विकली समझ लेते हैं। जैसे मॉडल ने कैसे सीखते हैं, जैसे हम स्टूडेंट का कहीं हम एक सोचें कि कहीं आप उसे एक एक क्वेश्चन दीजिएगा या थोड़े थोड़े टेंटे, मतलब कहीं 100 क्वेश्चन है, आप एक एक क्वेश्चन करके सिखाइए तो 100 क्वेश्चन सिखाने पड़ेंगे। उसकी जगह आप 10-10 का बैच में सिखाइए जनरली उससे। तो दैट इज द एडम और एडम डब्ल्यू स्मार्ट ऑप्टिमाइजेशन, जो है कि छोटे छोटे बैचेस में सिखाएं। उसके बाद मतलब देखा जाए कि कहीं उसने कुछ गलती की है तो उस गलती को ठीक किया जाए और फिर से उसे मतलब अच्छे से सुधारा जाए। तो उसे लर्न स्मार्टली, और इसी कारण से लर्निंग बेयर शेड्यूल आता है, और फिर वो रिवाइज कैसे किया जाए कि जिससे कि आगे और ऐसी गलतियां ना करें। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ कैसे मॉडर्न एआई लर्न करता है। इसी टाइप से मिक्स प्रिसीजन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग होती है। मिक्स प्रिसीजन की ट्रेनिंग क्या है, मतलब कहीं स्मॉलर नंबर है तो वैसे 32 बिट होता है, पर उसे 16 बिट फ्लोट्स में भी हम रख सकते हैं, तो उसे मेमोरी सेव हो जाती है। सिमिलरली जो ट्रेनिंग की टीम वर्क, मतलब जो डीयूपी का है, तो
स्प्लिट कर दिया वर्क, जिससे पैरेलाइजेशन हो गई। तो मिक्स प्रिसिजन जो है वो सेव करता है स्पेस को, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग शेयर करती है वर्क को, और इस हिसाब से फिर बहुत बड़े बड़े मॉडल बड़े डेटा पे ट्रेन किए जा सकते हैं। फिर ऑफ कोर्स इसमें चेक पॉइंट होते हैं, मतलब सेव मॉडल स्टेट करते हैं, इवेल्युएशन टेस्ट उसमें होते रहते हैं देखने के लिए कि ठीक चीज़ें आगे बढ़ रही हैं कि नहीं, और आप रोक कर रिग्रेशन टेस्ट करते हैं, मतलब कि पहले की चीज़ ठीक थी कि नहीं है। सिमिलरली सुपरवाइज इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग होती है, क्यूरेट इंस्ट्रक्शन रिस्पॉन्स पेयर होते हैं, मॉडल को सिखाया जाता है और काफ़ी तरह से उसे अलग अलग तरीके से सिखाने की कोशिश की जाती है। और ए एंड जैसे ए वर्सेस बी, ह्यूमन और मॉडल, और फिर उसके अलावा बेटर आंसर के लिए, और आर एल एच एफ डी पी और आर एल ए आई एफ, हम इसको भी बात करेंगे। तो जो आर एल एच एफ है, री इन्फोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक, मतलब ह्यूमन बताता है, जो कुछ भी आया रिस्पॉन्स उसे रैंक करता है, ट्रेन करता है, मतलब रिवॉर्ड करता है मॉडल को, उस हिसाब से ट्रेन होता जाता है, फिर प्रोड्यूस करते हैं जो आउटपुट है। तो जैसे चैट जीपीटी क्लाउड में यूज होता है, तो मतलब बहुत ही हाईली अलाइंड होता है, पर ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव है, क्योंकि ह्यूमन आपको एक चाहिए जो कि बार बार जो कुछ भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसे मॉडल को बताए कि नहीं ये ठीक था, ये गलत था, ये ठीक था, ये गलत था, ये ठीक था। तो मतलब ऑफ कोर्स एक ह्यूमन की कॉस्ट है, प्लस उसमें कहीं ह्यूमन का बायस भी आ सकता है। दूसरा ये होता है डायरेक्ट प्रेफरेंस ऑप्टिमाइजेशन, तो इसमें मतलब रिवॉर्ड मॉडल नहीं हुआ, केवल रीइंफोर्समेंट लर्निंग रही, तो प्रोबेबिलिटी को एडजस्ट करके वो डायरेक्टली उसे आरएलएचएफ को यूज कर दिया जाता है। तो ये सिंपल एफिशिएंट है, पर लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि ह्यूमन के साथ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा थी। दूसरा जो एक और थर्ड मेथड है रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम एआई फीडबैक, तो इसमें ह्यूमन की जगह एक एआई को ले लिया गया, जैसे GPT-4 इज द टीचर फॉर फीडबैक। सेम रीइंफोर्समेंट लर्निंग फॉर ह्यूमन फीडबैक का लॉजिक रहा, पर ये बहुत ज्यादा स्केलेबल है, क्योंकि इसमें एआई है, तो ग्रेट फॉर डिजिटलिंग मॉडल, पर उसके लिए आपके पास एक अच्छा टीचर होना चाहिए लाइक GPT-4। तो ये मतलब स्केलेबल है, कंसिस्टेंट है, और पर कहीं उस पहला वाला जो एआई है, सपोज GPT-4 या जो कोई भी आपने लिया था एज ए टीचर, कहीं उसमें कुछ बायस है, तो यहाँ पे और भी बायस हो जाएंगे। इन सब के साथ सेफ्टी एंड गार्ड रेल रहती है पॉलिसी इन्फोर्समेंट के लिए, ये देखने के लिए कि कहीं जो प्रॉम्प्ट दे रहे हैं उससे कुछ सेफ्टी रूल तो ब्रेक नहीं हो रहे हैं, तो इसी कारण कॉन्टिन्यूस अपडेट होते रहते हैं। तो ये हमेशा एक तरह से दिखाता है कि जो ट्रेनिंग सिग्नल आ रहा है उस हिसाब से ह्यूमन का फीडबैक जाए, और क्या मॉडल ने क्या प्रोड्यूस किया, कुछ ऐसा गलत कंटेंट ना प्रोड्यूस करे, कुछ हार्मफुल कंटेंट ना किया जाए। प्रॉम्प्ट जब हम कुछ देते हैं तो यूजर टेक्स्ट जो देते हैं उसे टोकनाइज किया जाता है, एम्बेड किया जाता है, और फिर से मॉडल के वर्किंग कॉन्टेक्स्ट में लगाया जाता है। तो सिस्टम प्लस डेवलपर इंस्ट्रक्शन कहीं होते हैं वो बिहेवियर और कॉन्स्टेंट सेट करते हैं, और टूल एंड स्पेक्स एंड रिट्रीव डॉक्यूमेंट कैन बी ऑनको इंक्लूडेड इन कॉन्टेक्स्ट इन प्रॉम्प्ट में, वो सब दे सकते हैं कि इस हिसाब से करो। तो जैसे कहीं आपने प्रॉम्प्ट दिया है कि मॉर्निंग मतलब बर्ड सॉन्ग, डस्क मतलब लॉन्ग शेडो, तो नून, तो वो अपने आप ही वो समझ रहा है कि ये कुछ इस टाइप से चीजें होती हैं कि मॉर्निंग में बर्ड सॉन्ग है, तो डस्क के टाइम पे लॉन्ग शेडोज है, तो नून के टाइम पे ओवर एडसन्स। वो मतलब इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग उसे बोलते हैं कि वो उसी टाइम पे ही सीखता जाता है। तो मॉडल यहाँ पे अडेप्ट कर रहा है टू एग्जाम्पल इन प्रॉम्प्ट विदाउट वेट अपडेट, मतलब लर्निंग इन द कॉन्टेक्स्ट, और ये वर्क करता है अक्रॉस मैनी ट्रांसफॉर्मर। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है विद स्केल एंड क्लीन एग्जाम्पल। इसके अलावा डिकोडिंग, मतलब जैसे ग्रीडी वर्सेस सैम्पलिंग होता है, मतलब ग्रीडी मतलब जो डिटर्मिनिस्टिक, जो कोई भी आए द स्काई इज, तो उसने जल्दी से पिकअप कर लिया ब्लू, मतलब क्योंकि नॉर्मली ब्लू ही होता है, तो वो मतलब जल्दी उसने ज्यादा काम नहीं करना चाह रहा था, तो इसी कारण जल्दी से पिक कर लिया। सैम्पलिंग ये चीज हुई कि मतलब वो जरा डाइवर्सिटी देखने की कोशिश करता है कि टॉप प्रोबेबिलिटी वाले या टॉप के वाले जो टोकन्स हैं उन्हें लिए जाएं। तो द स्काई इज कैन बी वाइट ऑल्सो, द स्काई इज क्लियर ऑल्सो, द स्काई इज क्लाउडी ऑल्सो, तो उन चीजों के लिए लगाया जाता है। सिमिलरली बीम सर्च होता है, वो भी अगेन कई पाथ को एक्सप्लोर करता है, और फिर हिसाब से आपको एक आउटपुट निकाल के देने की कोशिश करता है। कॉन्टेक्स्ट लेंथ, टेम्परेचर, टॉप पी, टॉप के, मतलब ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं जो आपके आउटपुट आते हैं। ये सिस्टम प्रॉम्प्ट जो होते हैं उन्हें सेट करते हैं आप रोल की, मतलब उसे बोलेंगे कि आई एम ए टीचर, नाउ एक्सप्लेन मी द थिंग्स, और आई एम ए 10 ईयर ओल्ड स्टूडेंट, नाउ एक्सप्लेन मी द थिंग्स। तो उसी कारण वो सेफ्टी पॉस्चर और ये सब चीजें भी रहती हैं, और कितने मैक्सिमम टोकन होते हैं, स्टॉप सीक्वेंस, ये सब आप डिफाइन करते हैं। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच इज रैग, रिट्रीवल ऑगमेंट जनरेशन,
जनरेशन, क्योंकि जो मॉडल जो ट्रेन हुए हैं उनके पास आपका लोकल डेटाबेस नहीं है। कहीं आपका एक बैंक है या आपकी कोई बड़ी सी शॉप है, आपका जो लोकल डेटाबेस है वो उसके पास नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, वो जो कुछ भी डॉक्यूमेंट थे वो आप उसे दे सकते हैं एक वेक्टर में स्टोर करा के। तो जब अगली बार से वो कुछ पूछेगा और वो उस मॉडल में नहीं है, तो वो आपका जो लोकल डेटाबेस आपने जो दिया था उससे वो रिट्रीव करके देगा। तो ये एक तरह से रिट्रीवल ऑगमेंट जनरेशन ब्रिज करता है स्टैटिक मॉडल जो कि पहले से ट्रेन होता आता है विद लाइव फैक्चुअल डेटा जो आपका था, जिसमें आंसर एकदम फ्रेश है, एज ऑफ नाउ है, और जो ग्राउंडेड इन रियलिटी आपकी, क्योंकि आपकी चीज से रिलेटेड है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इसके बिना मॉडल जो है वो हमेशा जैसे कहीं वो एक साल पहले ट्रेन हुए थे तो केवल उसी के हिसाब से डेटा दे रहे थे, पर अब जैसे अक्टूबर 2025 में भी कहीं है तो आपका जो शॉप का डेटा है या आपका बैंक का डेटा है, आपकी फैक्ट्री का डेटा है, आप उसे दे सकते हैं और वो उसमें से देखकर बताएगा। तो इसी कारण से ये रैग वर्कफ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गया। जो प्रॉम्प्ट दिया तो रिट्रीव करता है नॉलेज बेस से, फिर रिस्पॉन्स देगा, कहीं उसके मॉडल में वो चीज नहीं है। फिर वेक्टर डेटाबेस जो है ये स्टोर करता है कॉम्पैक्ट एम्बेडिंग ऑफ योर कंटेंट, और मतलब ये फाइंड आउट करता है जो हमने जो कुछ भी ट्रेनिंग कराई थी उसके इक्विवेलेंट यहाँ पे रखता है। मतलब ऑफ कोर्स हमने जब ट्रेनिंग कराई थी तो उसमें वेट और बहुत सारी चीजें थी, पर वेक्टर डेटाबेस आप ये सोचते हैं उसमें ये चीजें स्टोर अप कर दी गई हैं जहां से वो सर्च करेगा। फिर एलएलएम डिसाइड करता है विच टूल टू कॉल, वेब सर्च, कैलकुलेटर, कोड, और इसी तरह से आपने एजेंटिक एआई की बात सुनी होगी, क्योंकि काम यही करता है कि कौन से टूल को काम बुलाना है, कॉल करना है, कैसे कॉल करना है, और रिट्रीव करना है, और फिर कैसे आंसर देना है। और इसके अलावा लॉग इन, ऑब्जर्वेबिलिटी, जिससे कि ऑडिट एक्शन जो है वो और आउटकम है वो सब लॉग होते रहें। तो इसके अलावा जो यहाँ पर कई और मेथड्स निकल के आ रहे हैं, जैसे थिंकिंग के लिए कहीं हम सिंपल ये लिख लें टॉय कॉस्ट $10, हाउ मच टू टॉय कॉस्ट, तो क्या आप करेंगे 10 into 2 करेंगे, टोटल इज दिस। तो लाइक दैट एक स्टेप बाय स्टेप ये किया है। तो यही चीज यहाँ पे जो डिफरेंट और मेथड आ रहे हैं, स्क्रैच पैड और चेन ऑफ थॉट, तो मॉडल जो राइट करता है इंटरमीडिएट स्टेप, जैसे हमने पहले देखा कि एक की कीमत कहीं $10 है तो दो की कितनी होगी, तो एक की ये है तो दो की 2 into इस टाइप से। तो डिकम्पोजिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स टॉप होता है। तो ये अवॉइड करता है, मतलब जो हिडन स्टेट हैं उनसे, तो इससे थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, यूजर को पता लगता है कि चीजें कैसे कैलकुलेट हो रही थी। इसके अलावा सेल्फ कंसिस्टेंसी एंड ट्री ऑफ थॉट होता है, मतलब जनरेट करें मल्टीपल सोल्यूशन और टेक ए मेजॉरिटी फॉर द रोबस्ट आंसर के लिए, जैसे डिफरेंट ब्रांचेस, और उसमें से आप देखेंगे कि अच्छा कौन सा आंसर ज्यादा ठीक लग रहा है। तो ये मतलब रिड्यूस करता है हेलुसिनेशन को, क्योंकि सिंगल पाथ का जो हेलुसिनेशन हो सकता है उसको रिड्यूस कर सकता है। इसके अलावा रिएक्ट टूल जो है रीजन प्लस एक्टिंग, मतलब कंबाइंड रीजनिंग विद एक्सटर्नल टूल, वेरीफायर, मॉडल, सिंबॉलिक चेकर, वो वैलिडेट करते हैं फाइनल आंसर प्रूव कर, मतलब मूव फ्रॉम साउंडिंग राइट टू मतलब प्रूव राइट वेयर फीजिबल। तो ये आगे और चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती जाती हैं। और इसके अलावा हेलुसिनेशन जो है वो एक चैलेंज है, जो मतलब प्लॉजिबल बट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एम्बिग्यूटी एंड अनस्पेसिफाइड प्रॉम्प्ट के साथ रहता है, कॉन्टेक्स्ट ओवरफ्लो, इंपॉर्टेंट इन्फो में भी ट्रंकेटेड और डायलूटेड, तो मतलब ये चैलेंजेस रहते हैं। बाइसेस कैन रिफ्लेक्ट द ट्रेनिंग डेटा, मिटिगेशन रिक्वायर्ड ऑडिट एंड अपडेट, मिनिमाइज कीजिए सेंसिटिव डेटा देना प्रॉम्प्ट में, और फॉलो डेटा हैंडलिंग पॉलिसी, रेस्पेक्ट कीजिए आईपी लाइसेंसिंग, लॉग यूसेज फॉर कंप्लायंस वेरेवर रिक्वायर्ड। इवेल्युएशन के लिए मतलब कई मेथड्स रहते हैं इनके, टास्क के लिए टास्क स्पेसिफिक इवेल्युएशन सेट होते हैं, ह्यूमन इन द लूप, फिर लेबल और रिट्रेन के लिए फीडबैक लूप, लेबल रिट्रेन फाइन ट्यून के लिए, और ट्रैक करने के लिए ऑब्जर्वेबिलिटी की कहीं मॉडल ड्रिफ्ट तो नहीं कर रहा है, लेटेंसी, कॉस्ट एंड एरर टाइप किस टाइप के आ रहे हैं। प्रॉम्प्ट डिजाइन के प्रैक्टिकल टिप ये हैं कि स्टेट द रोल एंड टास्क एट द कंस्ट्रेंट, लाइक बी कंसाइज, गिव मी अ ब्रीफ आंसर, साइट में द रिसोर्सेज, और गिव 2-3 क्लीन एग्जांपल, कीप फॉर्मेटिंग कंसिस्टेंट, या फिर आप पूछ सकते हैं वेरिफिकेशन और बी रैशनल व्हेन करेक्टनेस में से, मतलब आपकी व्हाई इट इज करेक्ट, कहाँ से तुमने ये उठाया था, सोर्स मुझे बताओ। तो कहीं एक पूरा हम देखें तो यूजर का जो एक ने प्रॉम्प्ट दिया उसने रिट्रीव रैक से निकाला, कंपोज किया कॉन्टेक्स्ट को, फिर मॉडल से इन्फ्रेंस किया, ऑप्शनल टूल और वेरीफायर्स लिए, जिसे असेंबल किया फाइनल आंसर को, और ये लॉग करता जाता है चीजों का, इवेलुएट करता है, इंप्रूव करता है डेटा सेट इंस्ट्रक्शन ओवर टाइम।
तो बियॉन्ड वर्ड और मतलब अब मल्टी मॉडल भी चीज़ें हो गई इन द सेंस टेक्स्ट के अलावा जो है ऑडियो या इमेज या वीडियो इन सब का भी आता जाता है, तो दैट इज द मल्टी मॉडल लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट मॉडल विद इन टेक्स्ट अलाइन इमेजेस विद टेक्स्ट इन शेयर एम्बेडिंग स्पेस ऑडियो प्लस वीडियो सिमिलर अलाइनमेंट इनेबल करता है क्रॉस मॉडल टास्क लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट ट्रांसफार्मर होते हैं जो कि इन चीज़ों को समझ पाते हैं। तो दिस इज द मल्टी मॉडल जिसमें इमेज टेक्स्ट ऑडियो सब कुछ देकर एक आउटपुट आपको आ रहा है। कॉस्ट के लिए बैचिंग एंड केवी कैश की वैल्यू मतलब कैश रिड्यूस करता है लेटेंसी एंड कॉस्ट फॉर टोकन क्वांटाइजेशन एंड डिस्टिलेशन जो है वो स्मॉलर एंड फास्टर डिप्लॉयमेंट के लिए हेल्प करता है और हाइब्रिड स्टैक यहाँ पर यूज करने की कोशिश होती है। फ्यूचर डायरेक्शन में बोलूँगा अडेप्टिव रिट्रीवल की जिससे कि कम कॉस्ट में चीज़ें हो जाए, डायनेमिक क्वेरी अवेयर रिकॉल होगी, रीजनिंग नेटिव ट्रेनिंग रीइंफोर्समेंट लर्निंग ऑन रीजनिंग ट्रेसेस और न्यूरो सिंबॉलिक इंटीग्रेशन एंड एजेंटिक सिस्टम विद ओवरसाइट। लग गया होगा कि जनरेटिव एआई कैसे काम करता है। ये एपिसोड अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।